मरवा, जो कि एक खूबसूरत और जवान लड़की थी, रात के समय में अपने घर से निकली और देखते ही देखते वो हिमालय के पहाड़ के किनारे पहुंच गई। अचानक मरवा अब पहाड़ की पत्थरीली टीलों पर चढ़ने लगी। रात का 1 बज चुका था और दूर दूर तक किसी इंसान का नाम और निशान भी नहीं था। मरवा, जो कि बहुत खूबसूरत और जवान लड़की थी, रात के उस अंधेरे में पहाड़ की पत्थरीली चोटियों को पकड़ती हुई तेजी से ऊपर जा रही थी और देखते ही देखते वो पहाड़ के ऊपर आ पहुंची। ये एक बहुत वसीया पहाड़ी इलाका था और पहाड़ के कोने में लकड़ी से बनी झोपड़ी जैसा एक घर था। अब ये जवान और खूबसूरत लड़की उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। रात अपने पूरे अरूज पर थी और अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। मरवा पहाड़ के ऊपर चलते चलते अब इस झोपड़ी के बाहर आकर खड़ी हो गई। झोपड़ी का दरवाजा बंद था। तभी मरवा ने दरवाजे के एक सुराख से अंदर झांका और फिर अचानक सीधी खड़ी हो गई। और उससे पहले कि वो दरवाजा बजाती, अचानक मरवा ने अपने आप को देखने लगी। तभी मरवा ने अपने प्रस से एक शीशा निकाला और अपने बाल संवारने लगी। फिर अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। अपने कपड़ों को ठीक करने लगी ताकि वो बहुत प्यारी और अच्छी लगे। जब उसे यकीन हो गया कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है और उसकी जवानी भी अपने उरूज पर है, तब देखते ही देखते मरवा ने उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। खट खट खट। मरवा लगातार दरवाजा पीटने लगी और वो एक ही समय अपने आप को संवारने में लगी थी। अचानक झोपड़ी का दरवाजा एकदम से खुला और अंदर से लगभग इसी साल का बूढ़ा करीम बाहर आया। जैसे ही उसने मरवा की तरफ देखा, वो उसे देखता ही रह गया और मरवा को देखकर एकदम मदहोश हो गया। तभी मरवा ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। करीम इससे पहले कि कुछ पूछता, मरवा उसके बहुत करीब आकर खड़ी हो गई और करीम भी जैसे किसी और ही दुनिया में चला गया। तभी मरवा एकदम से बोली, मैं उस पहाड़ में अपने घर वालों के साथ घूमने के लिए बहुत दौर से आई थी। वो मुझे यहाँ भूल कर चले गए हैं। क्या आज की रात तुम मुझे अपने साथ अपनी झोपड़ी में रख सकते हो? करीम ने जैसे ही मरवा की ये बात सुनी, वो एकदम दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। करीम बना बोले और कुछ पूछे बना मरवा के बिल्कुल पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और उसके चारों तरफ चुकर काटने लगा। मरवा ने देखा तो बोली, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? करीम अब उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। मरवा के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी जिसे वो खुद जानती थी। लेकिन तभी मरवा ने अचानक मुड़कर करीम की तरफ अपना चेहरा कर लिया और बोली, हाँ, क्या सोचा, आज की रात मुझे सदा सलामत रखोगे? करीम ने जब ये अल्फाज सुने तो वो जैसे दीवाना हो गया। वो उसकी तरफ आया, मरवा का हाथ पकड़कर बोला, हाँ क्यों नहीं, आओ, तुम रात यहाँ गुजार सकती हो, आओ अंदर आओ। देखते ही देखते मरवा झोपड़ी के अंदर दाखिल होने लगी और करीम भी दिल ही दिल मुस्कुराते हुए झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर आते ही मरवा ने उधर उधर देखा। इतने में करीम ने पीछे से दरवाजे की कंडी लगा दी। मरवा ने अचानक अपनी गर्दन मड़कर देखा। क्या हुआ, तुमने ये कंडी क्यों लगाई है? करीम बोला, यहाँ रात को 4 लकीरों का खतरा होता है, कोई भी घुस सकता है, इसीलिए कंडी लगाई। मरवा एक पल के लिए मुस्कुराई और बोली, ओह अच्छा। झोपड़ी में 2 कमरे थे। तभी मरवा एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मुझे कहां सलाओगे? करीम हंसते हुए बोला, जहां तुम्हारा दिल करे सो जाओ। मरवा ने कहा, ठीक है, एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं सो जाती हूँ। करीम एक पल के लिए मरवा की आंखों में देखता रहा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर करीम दूसरे कमरे में आया और अपने बस्तर पर लेट गया, मरवा के बारे में सोचते हुए। मरवा भी अपने बस्तर पर लेट गई और करोटें लेने लगी। तभी अचानक बाहर से कितों के भौंकने की आवाज आई। मरवा अचानक उठकर भागती हुई करीम के पास आकर खड़ी हो गई। करीम अपने बस्तर पर लेटा हुआ सो रहा था। मरवा अचानक इसके बिल्कुल पास आकर बैठी और उसे हिलाते हुए बोली, उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। करीम अचानक उठकर बस्तर पर बैठ गया। क्या हुआ, क्या हुआ? मरवा ने कहा, वहां नहीं सोना, मुझे डर लग रहा है, मैं यहीं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोना चाहती हूँ। जब करीम ने मरवा को अपने इतना करीब बैठा देखा और उसकी ये बात सुनी तो वो दिल ही दिल खुश होने लगा। मरवा भी करीम की आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगी। तभी करीम ने कहा, लेकिन यहाँ तो एक ही बस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? मगर मरवा कुछ ना बोली और अचानक करीम का बाजू पकड़ते हुए बोली, चलो उठो, आओ बाहर पहाड़ में चलते हैं, मेरा दम घट रहा है। करीम ने जब ये देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं और वो अचानक उठ गया। चलो चलो, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। मरवा ने करीम का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर पहाड़ में ले गई। रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी, जहां नीचे सैकड़ों फुट गहराई थी। मरवा इस पथरीली चट्टान पर खड़ी होकर करीम की तरफ देखती हुई बोली,
देखो मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना, बताओ कैसी लगी हूं मैं तुम्हें। करीम ने जब मरवा की ये बात सुनी तो आंखें फाड़ फाड़ कर मरवा को देखने लगा और अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगा। मरवा ने एक खास अदा में कहा, क्या हुआ, बताओ कैसी लगी हूं मैं। करीम के दिल में खुशी फूटने लगी। इसे समझ में आने लगा कि मुरवा क्या कहना चाह रही है। अचानक करीम मुरवा के करीब आया और अचानक उसे गोद में उठा लिया और बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत प्यारी हो। मरवा मुस्कुराने लगी और करीम की तरफ देखती रही। करीम गोद में मरवा को उठाए झोपड़ी की तरफ जाने लगा। वो झोपड़ी के पास पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके जहन में कुछ सोचकर वहीं रख गया। उसने मरवा को गोद से नीचे उतारा और खड़ा कर दिया। फिर उसे ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से घूरने लगा और बोला, पहले बताओ तुम कौन हो, ये सब इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मरवा ने जब ये सुना तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो करीब आकर करीम की आंखों में देखते हुए बोली, बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे यहां भूलकर चले गए हैं और कोई बात नहीं, तुम क्यों शक कर रहे हो। तभी करीम ने एक बार फिर मरवा के चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाँ। मरवा भी मुस्कुराने लगी। तभी करीम बोला, आओ रात हो गई है, चलो अंदर जाकर सोते हैं। मरवा ने कहा, इतनी जल्दी क्यों, आओ चलते हैं। करीम और मरवा एक बार फिर हाथ पकड़े अब उस पहाड़ के दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ जाने लगे। रात अपने आखिरी पहर पर थी और आसमान अंधेरे में लपट चुका था। तभी करीम को पहाड़ के किनारे पर एक गार दिखाई दी। करीम ने जब गार की तरफ देखा तो खुशी से झूम उठा और अचानक मरवा का हाथ पकड़कर बोला, आओ इस गार के अंदर चलते हैं। मरवा ने कहा, नहीं, इस वक्त अंधेरा होगा गार के अंदर। करीम बोला, आओ ना। और देखते ही देखते करीम और मरवा पहाड़ के किनारे पर मौजूद इस अंधेरे गार के करीब पहुंच गए। करीम दिल ही दिल मुस्कुराकर बोला, चलो तुम गार के अंदर जाओ, आओ। मरवा ने इधर उधर देखा और फिर गार के अंदर जाने लगी। करीम भी उसके पीछे पीछे गार के अंदर दाखिल हो गया। ये एक लंबी सरंगनुमा गार थी और अंदर की जगह बहुत तंग थी। मरवा गार के अंदर इधर इधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी और करीम भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक करीम चलते चलते एक जगह पर रुक गया जहां बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहां एक ऊंचा सा पत्थर पड़ा हुआ था जिस पर लेटने की जगह मिल सकती थी। करीम ने मन ही मन कुछ सोचा और मरवा से कहा, तुम काफी थक गई होगी, तो उस पर थोड़ा लेटकर आराम करो। मरवा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ काफी थक गई हूं। देखते ही देखते मरवा इस बड़े पत्थर पर चढ़कर लेट गई। रात अपने पूरे अरूज पर थी और करीम तथा ये जवान मरवा पहाड़ के अंदर एक गार में मौजूद थे। तभी करीम मरवा के पास आने लगा। मरवा समझ गई थी कि करीम अब उसे पसंद करने लगा है। तभी करीम मरवा के बहुत करीब आ गया। मरवा फौरन खड़ी हुई और बोली, चलो आओ झोपड़ी चलते हैं, ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक लग रही है। करीम ने कहा, अच्छा इतनी जल्दी, चलो फिर। अब करीम और मरवा इस गार से निकलकर बाहर आ गए और पहाड़ पर चढ़कर झोपड़ी की तरफ जाने लगे। रात अपने पूरे आलम पर थी और पहाड़ अंधेरे में लपटा हुआ था। करीम और मरवा अब झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही मरवा झोपड़ी के दरवाजे के करीब आई, वो अचानक रुक गई। करीम पीछे से आया और मरवा के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। तभी मरवा एकदम अपने कपड़े झाड़ने लगी। अरे मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। करीम ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? मरवा ने जोर से अपने हाथ से कहा, मेरे कपड़ों में बहुत कीचड़ लग गया है। क्या हुआ करीम? करीम मरवा के करीब आकर उसके कपड़े झाड़ने लगा। मरवा दिल ही दिल मुस्कुराने लगी और बोली, तुम एक मिनट यहीं रखो, मैं अंदर जाकर कपड़े झाड़ लेती हूँ। करीम मरवा को देखता रहा और देखते ही देखते मरवा झोपड़ी के अंदर चली गई और उसने कंडी लगा ली। अब मरवा ने अचानक झोपड़ी में चारों तरफ देखना शुरू कर दिया और वो इधर उधर चीजों को देखने लगी। कुछ देर बाद वो झोपड़ी से बाहर आई मुस्कुराती हुई और आकर करीम के पास खड़ी हो गई। करीम ने कहा, हाँ क्या निकला? मरवा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं था, ये कपड़े ही मुझे तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की का शॉट है तो वो मुझे दे दो, मैं पहन लेती हूँ। करीम ने जब ये सुना तो उसके दिमाग में जैसे झटका सा लगा। वो मरवा को देखने लगा और बोला, मेरे पास लड़की का सूट कहां से आएगा? कौन हो तुम? मेरे पास कहां से आई? मरवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो वैसे ही कहा था, ये कपड़े मुझे तंग कर रहे थे, शायद किसी का पुराना सूट पड़ा होगा। करीम उसके करीब आया और बोला, अच्छा रख देखता हूं। करीम झोपड़ी के एक कोने में गया और अलमारी से लड़कियों का एक लाल रंग का जोड़ा निकाला और मरवा के हाथ में पकड़ा दिया। मरवा ने वो सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। करीम मुस्कुराते हुए बोला, लो, पुरानी चीजें लोग अपनी दे जाते हैं, शायद किसी ने ये सूट दे दिया होगा, मैं फिर उसे बीच कर अपना खाने पीने का सामान ले आता हूं। मरवा बोली, आवा अच्छा ठीक है, मैं उसे पहन कर आती हूं। मरवा ने वो लाल रंग का सूट लिया
और दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगी। करीम ने जल्दी से अलमारी बंद की, बैठ गया और सोचने लगा। दिल ही दिल में वो कहने लगा, मरवा तो बहुत खूबसूरत और प्यारी है, मैंने उसे सूट दे दिया, क्या सही क्या, कुछ होना तो चाहिए। तभी मरवा वो लाल सूट पहनकर करीम के पास आई और बिल्कुल उसके करीब खड़ी हो गई। करीम ने जब मरवा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। मरवा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मरवा भी करीम की आंखों में देखते हुए बोली, वाह, बहुत प्यारा सूट है। करीम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो मरवा के करीब आकर बोला, इसमें तो तुम बिल्कुल चांद की तरह दिखाई दे रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मरवा ये सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, तुम भी बहुत अच्छे हो। जब करीम ने ये सुना तो वो खुश हो गया और बोला, चलो आओ अब सो जाएं, रात काफी हो गई है। मरवा बोली, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? करीम मरवा की आंखों में देखते हुए फौरन उठ खड़ा हुआ और तेजी से झोपड़ी के कोने की तरफ भागा। वहां रखी एक टोकरी से उसने एक रोटी उठाई और मरवा के हाथ में थमा दी। मरवा ने रोटी पकड़ी और करीम को देखते हुए जल्दी जल्दी खाने लगी। करीम मरवा को हैरानी से देख रहा था। तभी मरवा ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? करीम बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और अब इंतजार नहीं होता। मरवा बोली, क्या कभी किसी लड़की को नहीं देखा? करीम जो मरवा को देख रहा था अचानक पीछे हट गया और अपनी आवाज को दबाते हुए बोला, कहां से लड़की आएगी, मैं यहाँ अकेला हूँ। मरवा ने कमरे में उधर उधर देखा और बोली, ओ अच्छा, तुम भी ठीक कह रहे हो। तभी मरवा की नजर कमरे के कोने में पड़े लड़कियों के जूतों पर पड़ी। वो उठकर वहां गई और एक जूता हाथ में उठाकर हैरानी से बोली, यहाँ ये क्या कर रहा है? करीम थोड़ा घबरा गया, फिर मरवा के करीब आया और बोला, मैंने कहा था ना, लोग अपनी पुरानी चीजें दे जाते हैं। मरवा ने कहा, अच्छा अच्छा। मरवा ने वो जूता वहीं रख दिया और दूसरे कमरे में चली गई। करीम भी उसके पीछे पीछे दूसरे कमरे में गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। तभी मरवा ने कुछ कहना शुरू किया ही था कि करीम अचानक उसके बहुत करीब आ गया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब वक्त बर्बाद मत करो, चलो रात हो गई है, आ जाओ। अचानक मरवा मुस्कुराने लगी और उसने हल्के से अपना चेहरा करीम के करीब कर दिया। फिर बोली, अच्छा ठीक है, बस एक चीज ये बता दो, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? करीम बोला, यही होगी, कोई उसी साल के आसपास। मरवा ने करीम के बाजुओं को अपने हाथों से दबाते हुए कहा, नहीं, तुम इसी साल के नहीं लगते, देखने में तो नहीं। करीम ने जब ये सुना तो एक पल के लिए सहम गया। तभी मरवा उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई, क्या हुआ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये सुनकर करीम भी मुस्कुरा दिया। लेकिन तभी करीम ने अचानक मरवा के बाजुओं को मजबूती से पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले आया। मरवा के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। करीम और मरवा अंधेरे पहाड़ के ऊपर मौजूद इस सुनसान झोपड़ी के कमरे में बस्तर के पास खड़े थे। अचानक मरवा ने भी करीम को देखकर मुस्कुराना शुरू किया। तभी करीम मरवा की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही करीम मरवा के बिल्कुल करीब आया, मरवा ने अचानक करीम के मुंह पर हाथ रखकर प्यार से बोली, अच्छा अच्छा, एक मिनट रखो, सुनो ना, चलो हम एक खेल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई। अगर तुम जीते तो जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, और अगर मैं जीती तो जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा। करीम ने ये सुना तो जोर से हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई खेल है, ये तो मैं ही जीतूंगा, चलो आओ जल्दी करो। और देखते ही देखते करीम और मरवा दोनों झोपड़ी के दरवाजे से बाहर आकर खड़े हो गए। तभी करीम मरवा की तरफ देखते हुए मन ही मन कहने लगा, ये पागल लड़की मुझसे हार जाएगी और फिर जो मैं करूंगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ये कहकर करीम मरवा की तरफ मुस्कुराने लगा। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और अब दौड़ शुरू होने वाली थी। तभी मरवा इस सुनसान पहाड़ पर अंधेरे रात में अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ने लगी। करीम कुछ पल वहीं खड़ा पीछे से मरवा को देखता रहा और फिर अचानक उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब मरवा इस अंधेरे पहाड़ पर पथरीली चट्टानों और पसलते पत्थरों के बीच तेजी से आगे की तरफ भाग रही थी और करीम उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे भागता चला आ रहा था। देखते ही देखते मरवा तेजी से पहाड़ की ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगी। करीम भी मन ही मन अपनी जीत के ख्वाब सजाए मरवा की तरफ दौड़ता चला आ रहा था, लेकिन अब मरवा थक गई थी। तभी जब करीम ने देखा कि उसकी रफ्तार कम हो गई है, वो और तेज दौड़ा और अचानक आकर मरवा को पकड़ लिया। उसे पकड़ते ही करीम ने दीवानों की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और खुशी से चलाया, पकड़ लिया, मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। ये कहकर करीम ने अचानक मरवा को पहाड़ पर नीचे उतारा और पागलों की तरह उसे खींचता हुआ झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रात का आखिरी पहर था, पहाड़ भी अंधेरे में लपटा हुआ था और करीम मरवा को बाजू से पकड़ते हुए खींचकर झोपड़ी के दरवाजे तक ले आया। तभी करीम ने अचानक मरवा को झोपड़ी के अंदर धक्का दे दिया और खुद भी अंदर दाखिल हो गया।
देखते ही देखते करीम ने दरवाजे की कंडी चढ़ा दी। अब करीम मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ मरवा को अपने कमरे में ले गया और पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा। मरवा ने यह देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी करीम मरवा के बिल्कुल करीब आया और बोला, हाँ, अब मैं जीत गया हूं ना। जैसा तुमने कहा था, अब मेरी मर्जी चलेगी। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। मरवा ने जब यह सुना तो वो समझ गई कि कहानी अब बहुत आगे तक जा चुकी है। अचानक मरवा करीम के करीब आई और प्यार से बोली, अच्छा, तुम एक मिनट के लिए साथ वाले कमरे में जाओ, मैं जरा अपने कपड़े बदल लेती हूँ, फिर देखते हैं। करीम मुस्कुराता बोला, अच्छा चलो, ये तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वो हंसता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मौका पाते ही मरवा ने अपने परस से कुछ निकाला और दीवार के पास रख दिया, फिर चुपचाप बस्तर पर बैठ गई। तभी करीम ने जोर से आवाज लगाई, हाँ, कर लिए कपड़े चेंज? आओ आओ। मरवा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, हाँ, कर लिए हैं, आओ अब। करीम हिंसता हुआ तेजी से भागता हुआ मरवा के पास आ गया। जैसे ही उसने मरवा को देखा, बोला, अरे, कपड़े चेंज नहीं किए तुमने? ये तो वही कपड़े हैं। मरवा खड़ी हुई, करीम का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे पास और कपड़े हैं ही कहां, यही ठीक है। करीम बोला, अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर अचानक करीम ने मरवा को बाजों से पकड़ लिया। मरवा ने कहा, एक मिनट, एक मिनट। तभी मरवा ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली जिसमें एक छोटी सी दवा की शीशी थी। मरवा ने करीम से कहा, पहले ये पी लो, उससे तुम्हें सुकून मिलेगा। करीम, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, उसने वो शीशी उठाई और देखते ही देखते गले से नीचे उतार ली। देखते ही देखते अब करीम को कुछ होने लगा, उसका दिमाग चुकराने लगा। वो अचानक मरवा को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो मरवा वहां से हटकर पीछे हो गई। करीम फिर मरवा की तरफ बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। अब नशे में डूबा करीम बड़बड़ाने लगा, बहुत खूबसूरत हो तुम, तेरी जैसी खूबसूरत पहले कोई नहीं आई। मरवा ने यह देखा कि निश्चय का असर होने लगा है तो मुस्कुराते हुए बोली, छोट बोलते हो तुम, आई होगी मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत कोई। करीम बोला, नहीं, जितनी भी आई हैं तुमसे कम खूबसूरत ही थीं, तुम तो आफत हो, आफत। मरवा मुस्कुराकर सब नशे में तूते की तरह फड़फड़ाते अल्फाज में बोला, यकीन से कहता हूं कोई भी लड़की तुम्हारे मुकाबले की नहीं थी। तभी मरवा ने मौका पाते ही कहा, फिर तुमने इन लड़कियों का क्या किया? करीम, जो मरवा का दीवाना हो चुका था और इस पर इस दीवीसी खास दवा का निश्चा सवार था, छुमता हुआ बोलने लगा, वही क्या, हाँ हाँ हाँ। करीम हंसते हुए एक एक कर सच मरवा को बताने लगा कि कैसे वही मासूम और मासूम सी लड़कियां जो अपनी अपनी मजबूरियों का हल ढूंढने के लिए उसके पास आती रहीं, वो उन्हें कैसे अपना निशाना बनाकर बाद में उन्हीं देशों में सप्लाई करता रहा। करीम ने अपने सारे राज फाश कर दिए थे और अचानक मरवा की तरफ बढ़ने लगा। मरवा का अभी एक और काम बाकी था। उसने हंसते हुए करीम को देखा और फिर बोली, तुम तो एक बढ़िया हो जो कि एक अच्छा इंसान होता है, फिर तुम ये सब क्यों करते हो? करीम जोर जोर से हंसा। दवा का निशा उसके दिमाग पर छाया हुआ था और वो बोला, मैं बढ़िया हूं, मैंने तो सिर्फ बढ़िया का भैंस इसलिए बदला हुआ है ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं और तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को निशाना बनाकर दूसरे देशों में सप्लाई कर सकूं। ये कहते ही उसने अचानक मरवा को बाहों से पकड़ते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। तभी मरवा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और वो चुकराता हुआ जागरा। वो फिर उठा और भागते हुए मरवा को पकड़ने लगा। मरवा ने एक और थप्पड़ उस भैंसधारी शख्सियत के मुंह पर दे मारा और वो चुकराते हुए वहीं पीछे गिर पड़ा। तब मरवा ने अपने कपड़ों के साथ लगे छिपे हुए बटन दबाए। देखते ही देखते कमांडो टीम वहां पहुंच गई और उन्होंने उस भैंसधारी शख्सियत करीम को वहीं जमीन पर दबोच लिया। अचरज में करीम, भैंसधारी का भैंस बनाए शख्सियत चलाया, ये मुझे बूरे को नहीं पता क्या क्या कह रही है। करीम जमीन पर गिर गया। उसके हाथ और पांव कमांडो टीम ने फौरन बांध दिए। मरवा ने एक लम्हे के लिए सांस लिया। दिल की धड़कन तेज थी मगर अब खौफ के साथ साथ सुकून भी महसूस हो रहा था। वो जानती थी कि अब सब महफूज हैं। कमांडो टीम के एक अफसर ने कहा, बेटी, तुमने बहादुरी दिखाई। मरवा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ये सब इन लड़कियों के लिए था जिनके लिए मैं खुद कभी कुछ न कर सकी। उसकी आवाज में पख्तगी और हिम्मत दोनों झलक रहे थे। चंद लम्हों में इलाके की पुलिस और इमदादी टीम पहुंच गई। मरवा ने झोपड़ी में कदम रखा जहां कई लड़कियां खौफजदा और थक चुकी थीं। वो एक एक करके उनसे बात करती, उनके हाथ पकड़ती और उनको हिम्मत देती। लड़कियां एक दूसरे की आंखों में सुकून तलाश कर रही थीं। इमदादी कारकुनों ने फौरी तिबी और नफ्सियाती मदद फराहम की। कुछ दिनों बाद जब तफसीली तफ्तीश मुकम्मल हुई तो मालूम हुआ कि करीम एक तवील उर्से से भैंस बदलकर लड़कियों को फ्रेब देता रहा और इन्हें गैर कानूनी तरीके से दूसरे मकामात पर भेजता रहा।
उसकी हकीकत सामने आते ही पुलिस और अदालत ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। मरवा ने इंसाफ की जरूरत पर जोर दिया, इंतकाम नहीं लिया। अदालत में करीम ने अपनी हरकतों का एतराफ किया और अपनी पूरी साजिश बेनकाब हो गई। अदालत ने सख्त सजाएं सुनाए और करीम के नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। ये फैसला समाज के लिए एक पैगाम था, कोई जुर्म छिपकर कामयाब नहीं होता। मरवा ने अदालत के बाद भी लड़कियों की मदद जारी रखी। वो मकामी NGOs के साथ मिलकर रहनुमाई प्रोग्राम शुरू करती रही। लड़कियों को तालीम, हनर और रोजगार के मौके फराहम किए गए। हर हफ्ते वो वहां जाकर लड़कियों के साथ वक्त गुजारती, उनको कहानियां सुनाती और उन्हें हिम्मत देती। कुछ लड़कियों ने छोटे कारोबार शुरू किए, कुछ ने तालीम मुकम्मल की और सब ने अपनी जिंदगी की शुरुआत दोबारा की। गांव के लोग भी बदल गए। वद्दीन अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने लगे और नौजवान लड़के तरबीती प्रोग्राम्स में आए ताकि एहतिराम और शऊर सीखें। इस तब्दीली ने पूरे गांव को मुसब्बत समत में धकेल दिया। एक शाम मरवा पहाड़ के किनारे बैठकर सूरज के गुरूब को देख रही थी। वही जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उसके दिल में सुकून था और चेहरे पर एतमाद भरी मुस्कान। वो जानती थी कि अभी भी बहुत से लोग मदद के मंतजर हैं, मगर हर कदम के साथ ये यकीन मजबूत होता गया कि वो फर्क डाल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और मुतासिर कुन किस्से मिलते रहें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले बटन पर क्लिक करें और इंसाफ और हिम्मत के साथ खड़े रहने का हिस्सा बनें।